how are you all? Hope you all are doing well. So today I'm going to start a very interesting chapter of class 10th history, that is nationalism in India. नेशनलिज्म इन इंडिया आपकी क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अराउंड 10 मार्क्स ये कैरी करता है अलॉन्ग विथ मैप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब है कि किस तरीके से इंडियंस के अंदर या इंडिया के सिटीजन्स के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग यानी कि वननेस की फीलिंग आई और क्या उसके फैक्टर्स रहे, क्या क्या मूवमेंट्स रहे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखा जाए तो इंडिया का फ्रीडम का स्ट्रगल, सबसे फर्स्ट स्ट्रगल 1857 में ही स्टार्ट हो गया था। कब? 1857 में, 1857 जिसे कहा जाता है, 1857 की क्रांति 1857 में ही सबसे पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानी जाती है और इस टाइम के हमारे फ्रीडम फाइटर्स में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारे लोग आते हैं। तो इस चैप्टर में हमें 1857 के वॉर के बारे में नहीं डिस्कस करना है, हम आएंगे 19th सेंचुरी पर। ठीक है, 19th सेंचुरी की बात हम करेंगे और सबसे पहला टॉपिक आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 तक चला था। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जिसमें इंडिया तो शामिल नहीं था, आप सभी लोग जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में ही इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका इंडिया पर। वर्ल्ड वॉर का मतलब ही है कि कुछ देश तो आपस में मिलकर वॉर कर रहे हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आप जानते हैं। उस टाइम में इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर में था, ब्रिटेन, डच और मतलब ढेर सारी फॉरेन कंट्रीज इंडिया पर रूल करती थी। तो क्या इम्पैक्ट था देखते हैं। सबसे पहले फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती इनरोलमेंट आर्मी में। देखिए, ब्रिटेन जब यहाँ पर रूल करता था 1914 के टाइम में और ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसको जो भी जरूरतें पड़ती थी वो इंडिया से लेता था वॉर के लिए। जैसे कि जब उसके आर्मी में उसको लोगों की कमी हुई तो उसने क्या किया, इंडिया के विलेजेस में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट अप्लाई कर दिया। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि जबरदस्ती लोगों का एनरोलमेंट करना, आर्मी में उन्हें जबरदस्ती भर्ती कराना। तो ये फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। जब ब्रिटेन को पैसों की कमी हुई, जब उसके वॉर की वजह से सभी उसके इनकम रिड्यूस होने लगे, तो ब्रिटेन ने इंडिया में नए नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब जो टैक्सेस इंडिया से मिलेंगे हम उससे अपने वॉर के एक्सपेंसेस को कंप्लीट करेंगे। तो इनकम टैक्स उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। इनकम टैक्स जब उसी टाइम में 1914 के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। फिर सेकेंड है, थर्ड है कस्टम ड्यूटीज रेस्ड। जो हर चीजों पर कस्टम ड्यूटीज लगती थी उन्हें बढ़ा दिया गया। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की एक्यूट शॉर्टेज होने लगी क्योंकि देखिए ब्रिटेन में भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन ब्रिटेन भी जाता था इंडिया से, और दूसरी चीज पॉपुलेशन इंडिया में डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही थी एज कंपैरिजन टू 18th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई थी, जिसकी वजह से भी जो मतलब जो भी क्रॉप ग्रेन उगाई जाती थी वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाती थी। इसी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होने पर फूड की एक्यूट शॉर्टेज हो गई। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा फेमाइन एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थी पीपल्स के सामने। पुअर पीपल इन सारी कंडीशंस में सरवाइव भी नहीं कर सकते थे क्योंकि फूड की एक्यूट शॉर्टेज होने की वजह से प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए थे। और उसी केस में फेमाइन और एपिडेमिक भी आया। फेमाइन यानी कि अकाल और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा का एक महामारी आई थी, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी की, जिसकी वजह से अराउंड 3 to 4 लाख पीपल्स की डेथ हुई थी। तो ये सारा इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर पड़ा था। ये किस टाइम की बात है? 1914 से 1919 के बीच की बात है। इसी के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में इंडिया में एक नया पीपल इंट्रोड्यूस हुआ 1915 में, जो कि थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट में सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था और सक्सेसफुली उसे कंप्लीट भी किया था। तो 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए और 1915 में वो क्या करके इंडिया में आए थे? एक्चुअली वो साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और उसको कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया रिटर्न आए थे।
महात्मा गांधी जब इंडिया रिटर्न आए तो उन्होंने एक नया मूवमेंट लॉन्च किया जिसे सत्याग्रह मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये सत्याग्रह क्या था देखिए, इट इज अ नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। सत्याग्रह क्या है? नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, यानी कि सबको मिला करके लड़ने का या कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट फाइट का एक नॉवल मेथड था सत्याग्रह। सत्याग्रह की मीनिंग क्या है? विच एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ। सत्याग्रह जो कि पावर ऑफ ट्रुथ यानी कि सच्चाई की ताकत को दिखाता है, एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और सच को जानने की क्या जरूरत है, इन चीजों को सत्याग्रह बताता है। तो सत्याग्रह मूवमेंट क्या था? नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच एम्फेसाइजेस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। ये मूवमेंट किसने लॉन्च किया? महात्मा गांधी ने। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि सत्याग्रह पर अक्सर 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है वो है कि कौन कौन से 3 सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किए थे। तो 3 सत्याग्रह मूवमेंट, हर ईयर में एक एक सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया। सबसे पहले 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर? बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक पीजेंट मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया। ये मूवमेंट क्या था देखिए, एक्चुअली बिहार में फोर्सफुली प्लांटेशन सिस्टम चलाया जा रहा था, और ये प्लांटेशन सिस्टम किस चीज का था? इंडिगो का। ठीक है, इंडिगो और दूसरी चीज ओपियम, नील और अफीम की खेती कराई जा रही थी बिहार में जबरदस्ती किसानों से प्लांटेशन सिस्टम के अंडर में, और इसी के अगेंस्ट में पीजेंट्स नहीं चाहते थे इंडिगो और ओपियम की खेती करना, क्योंकि ये जो दोनों क्रॉप थे ये लैंड की फर्टिलिटी को टोटली एग्जॉस्ट कर जाते थे, जिसके बाद से फूड ग्रेन को उगाना बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए 1916 में चंपारण के बिहार में पीजेंट्स बहुत जब एगिटेट हो गए, परेशान हो गए इस चीज से, तो जब वहां पर महात्मा गांधी आए तो उन्होंने इस बारे में डिस्कस किया उनसे, और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिल करके एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया 1916 में। कहां पर? बिहार के चंपारण में। ये जो तीनों मूवमेंट है ये आपके मैप वर्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम से पूछा जाता है कि चंपारण कहाँ है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, अहमदाबाद का है, तो ये सारी चीजें आपको मैप में भी लोकेट करनी होती हैं। फिर नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा 1917 का, जो कि गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। कहां पर? गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये भी पीजेंट्स का ही मूवमेंट था। एक्चुअली यहाँ पर जो पीजेंट का मूवमेंट था ये जमींदार के अगेंस्ट था। जमींदार के अगेंस्ट क्यों था? क्योंकि जमींदार इनसे लैंड रेंट बहुत ज्यादा लेते थे, लैंड का जो टैक्स होता है उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दिया था, और साथ ही साथ वो हर एक चीज पर टैक्स लगा रहे थे, वाटर पर और जो भी एग्रीकल्चर में यूज होने वाली चीजें हैं उनके ऊपर टैक्स लग रहा था, जिसके अगेंस्ट में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर 1917 में एक नया सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था। फिर लास्ट सत्याग्रह मूवमेंट हमारा बचता है 1918 का। 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स ने, कहा के? अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स ने मूवमेंट किया था। इनका मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? मिल के जो भी हेड थे, मिल के मालिकों के अगेंस्ट में इनका मूवमेंट था। एक्चुअली इनका मूवमेंट क्यों था? इनके वेजेस इंक्रीज करने थे। जो भी उनकी डिमांड क्या क्या थी, एक तरह से देखा जाए तो उनकी सैलरी, यानी कि उनके वेजेस बहुत लो थे जिसको इंक्रीज करने के लिए उनकी डिमांड थी, और दूसरी चीज वर्किंग कंडीशन उनकी बहुत पुअर थी। उन्हें लॉन्ग टाइम तक वर्क कराया जाता था, उसके अकॉर्डिंग वेजेस भी नहीं मिलते थे, और पुअर वर्किंग कंडीशंस भी थी। तो इसके अगेंस्ट में 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर के एक और सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था। ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज 1916 में, कहां पर? बिहार के चंपारण में। सेकेंड वन 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, एंड द थर्ड वन 1918 में अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर्स का मूवमेंट। तो ये जो 3 सत्याग्रह मूवमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नेम, इनकी लोकेशन और किसका मूवमेंट था, ये सारी चीजें मैक्सिमम टाइम्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं, और इसका मैप वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा टॉपिक था सत्याग्रह के ऊपर। सत्याग्रह के बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट के ऊपर। रॉलेट एक्ट क्या था देखिए,
ये रॉलेट एक्ट 1919 में लॉन्च हुआ था। कब? 1919 में। किसने लॉन्च किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटेन। कहाँ की? ब्रिटेन की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस रॉलेट एक्ट को इंडिया में लॉन्च किया था। अब ये रॉलेट एक्ट था क्या? एक्चुअली ये रॉलेट एक्ट जब ब्रिटेन ने लॉन्च किया था उस टाइम में सत्याग्रह मूवमेंट को लेकर के इंडिया में काफी रिवॉल्यूशन का फेज था, तो उसको देख करके ब्रिटिशर्स या फिर हम कहें तो कॉलोनियल रूल वाले लोग डर गए थे कि अगर इसी तरीके से मूवमेंट चलता रहा तो हमें एक दिन इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। इसी के फियर में आकर के ब्रिटेन ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू एक रॉलेट एक्ट लॉन्च किया 1919 में। कब लॉन्च हुआ था ये? मार्च में, मार्च 1919 में। ठीक, ये एक्ट करता क्या है, क्या पावर देता है? तो एक्चुअली ये रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो कभी भी किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल 2 इयर्स के लिए जेल में डाल सकती है। क्या कहता है ये? कि एनी टाइम एनी प्लेस पर किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल जेल में डाल सकती है। कितने दिनों के लिए? 2 इयर्स के लिए। ठीक है, ये अब ये एक्ट क्या है? जस्टिस है या इनजस्टिस है? ऑफ कोर्स इनजस्टिस है, क्योंकि बिना किसी फॉल्ट के किसी भी पर्सन को बिना कोर्ट में ट्रायल के जेल में डालना बहुत बड़ा इनजस्टिस होता है। कि जब तक कोर्ट ये ऑर्डर ना दे कि आपको इस पर्सन को जेल में रखना है, तब तक कोई भी गवर्नमेंट ये उसके पास ये पावर नहीं होता है कि वो किसी पर्सन को 2 दिन से ज्यादा रिमांड पर जेल में रखे। लेकिन ये रॉलेट एक्ट ने गवर्नमेंट को क्या पावर दी कि किसी भी पर्सन को किसी भी टाइम पर आप 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल सकते हैं। इस रॉलेट एक्ट को लेकर के देखिए, अब इसके लिए ब्रिटिशर्स ने किया क्या? जैसे ही ये रॉलेट एक्ट पास हुआ, जितने भी सत्याग्रह मूवमेंट में इन्वॉल्व लोग थे उन सबको वो लोग अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे अरेस्ट करके उन सबको वो लोग 2-2 साल के लिए जेल में डाल दे रहे थे। तो सत्याग्रह मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए मेनली ये एक्ट लॉन्च किया गया था। और दूसरी इसमें एक और लॉ इम्पोज किया गया था, वो था मार्शल लॉ। इस लॉ के बारे में आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली इस मार्शल लॉ का जिक्र जलियांवाला बाग मैसेकर में आता है कि आखिर उस टाइम पर लोगों के पास कोई हथियार क्यों नहीं था। जब जनरल डायर उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था तो लोगों के पास कोई हथियार क्यों नहीं था? तो उसका रीजन है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अपने पास किसी तरह का कोई भी वेपन नहीं रख सकता था। ये कौन कहता था? मार्शल लॉ कहता था, जो कि 1919 के टाइम में इम्पोज था इंडिया के ऊपर। तो कोई भी पर्सन अपने पास किसी तरह का कोई वेपन नहीं रख सकता था। ये रॉलेट एक्ट की बात हो गई। अब इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में क्या क्या वर्क हुआ, ये चीजें हमें देखनी है। तो पहला पॉइंट है हमारा, हड़ताल शुरू हुई। हड़ताल कब शुरू हुई? 6 अप्रैल को दिल्ली में महात्मा गांधी ने हड़ताल शुरू की और उसके बाद उन्हें वहीं सीज कर दिया गया था। महात्मा गांधी को अरेस्ट करने की पावर्स ब्रिटिशर्स नहीं रखते थे, क्योंकि अगर उनको अरेस्ट किया जाता तो लोगों के लिए वो इतने बड़ी पर्सनालिटी बन चुके थे कि उनको अरेस्ट करना मींस अपने तरफ एगिटेशन को बुलावा देना था उनके लिए। इसीलिए महात्मा गांधी को दिल्ली में ही सीज कर दिया गया, उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी गई जब हड़ताल लॉन्च हो गई 6 अप्रैल को। इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें हुई? जो भी अरेस्टेड लोग थे उनके अगेंस्ट में जब रॉलेट एक्ट लॉन्च हुआ तो कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके अरेस्ट के अगेंस्ट में हंगर स्ट्राइक हुई, हंगर स्ट्राइक की गई। और साथ ही प्रोटेस्ट हुआ, लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट उसकी वजह से हो रहा था। जब इतनी सारी चीजें रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में होने लगी तो एक बार फिर से ब्रिटिशर्स बहुत बड़ी टेंशन में आ गए कि अब हम क्या करें। तो उसी टाइम में जब ये रॉलेट एक्ट इम्पोज हुआ, उसी टाइम में एक नया, जो देखिए इंडिया पर जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे उनका एक हेड हुआ करता था जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल इंडिया में होने वाली सभी मतलब फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था कि एक टाइम में जब तक उनका रूल रहता था गवर्नर जनरल का,
उस टाइम में जो भी गतिविधियां, जो भी प्रोग्राम्स इंडिया में होते थे, उन सबको रूल कौन करता था? वो गवर्नर जनरल। और 1919 में अप्रैल 1919 में किसने कमांड ली एज अ गवर्नर जनरल? जनरल डायर ने। जनरल डायर टुक कमांड। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जनरल डायर ने कमांड ली। कब? अप्रैल 1919 में। ये जनरल डायर कौन था? ये चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट का टॉपिक आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो है जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर। सबसे पहले आप इस जलियांवाला बाग की लोकेशन देखें तो ये अमृतसर में आता है, और अमृतसर में जस्ट फ्रंट ऑफ गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जो बहुत ही फेमस है अमृतसर का, उसके जस्ट फ्रंट में आता है ये जलियांवाला बाग। अब इसकी स्टोरी क्या है देखें। स्टोरी स्टार्ट होती है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जब एक पीसफुल प्रोसेशन इस जलियांवाला बाग में इकट्ठा था। पीसफुल प्रोसेशन वहां पर चल रहा था, और एक्चुअली उस दिन आप जानते हैं पंजाब सिख लोगों का एरिया है, तो उस दिन एक्चुअली बैसाखी का फेस्टिवल वहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसके अंडर में कोई फेयर लगा हुआ था उस जलियांवाला बाग में। और वहां पर फेयर में जानते हैं आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन्स, मेंस और चिल्ड्रंस वहां पर इकट्ठा रहते हैं। तो वो सभी लोग वहां पर फेयर सेलिब्रेट कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग वहां पर इकट्ठा होकर के ये जलियांवाला बाग के लिए मीटिंग्स कर रहे, सॉरी जलियांवाला बाग कह रहे हैं, सत्याग्रह के लिए मीटिंग्स कर रहे थे और ये सारे काम कर रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही पीसफुल प्रोसेशन वहां पर इकट्ठा था, कि वहां पर मतलब कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चल रहा था वहां पर केवल लोग इकट्ठा थे। और जलियांवाला बाग की एक और खासियत क्या है कि चारों तरफ से उस बाग में बाउंड्रीज है, ऊंची ऊंची बाउंड्रीज है। केवल एक ही गेट है जिससे एंट्री भी होती है और एग्जिट भी होती है। और साथ में एक और चीज, इस बाग के जस्ट बीचों बीच में एक बहुत बड़ा सा कुआं भी है। ठीक है। अब एक्चुअली हुआ क्या उस दिन 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ट्रूप्स के साथ आया। कौन आया? जनरल डायर। जनरल डायर अपने ट्रूप्स के साथ आया, यानी कि आर्मी के साथ आया, और उसने आर्मी को ये ऑर्डर दिया कि गेट को क्लोज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? गेट को क्लोज कर दिया जाए। और उसके बाद चारों तरफ से इनके इस पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, इस पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई, और इसमें अराउंड 1000 ऑफ मेंस, वुमेन्स, चिल्ड्रन किल हुए। और जो लोग फायरिंग से नहीं भी किल हुए, वो फायरिंग से बचने के लिए इस कुएं में कूद करके मर गए थे। तो इस पूरे यही जलियांवाला बाग मैसेकर था कि जनरल डायर ने इस पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर क्या किया, बिना वजह फायरिंग स्टार्ट करा दी, जिसमें 1000 ऑफ पीपल्स मारे गए थे। अब इसमें क्या चीज हुई, जनरल डायर की एक लाइन बाद में सामने आती है, जब उससे ये मीडिया ने ये क्वेश्चनिंग की कि आखिर इसके पीछे आपका क्या रीजन था, तो उसका कहना ये था कि मैं लोगों के अंदर एक डर क्रिएट करना चाहता था। आई वॉन्ट टू क्रिएट फियर ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, उसका ये कहना था कि वो लोगों के अंदर ब्रिटिश रूल के लिए, कॉलोनियल रूल के लिए एक फियर क्रिएट करना चाहता था, ताकि हर तरह के मूवमेंट स्टॉप कर दिए जाएं। अब इसके लिए जलियांवाला बाग की वजह से क्या क्या, जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से क्या क्या इंडिया में अलग अलग तरह के काम हो रहे थे वो देखते हैं। सबसे पहले तो ग्रेट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट हो गया, क्योंकि 1000 ऑफ लोग बेवजह मारे जाएंगे, तो ऑफ कोर्स पूरे इंडिया में उसके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट ही हो जाएगा। हंगर स्ट्राइक हुई, जगह जगह पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ा गया। क्या किया गया? और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर क्या चीजें आएंगी? जो भी बिल्डिंग्स गवर्नमेंट को सिग्निफाई करे, जैसे कि कोर्ट, स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इन सबको क्या किया गया? अटैक, इनके ऊपर अटैक किया गया और इन्हें तोड़ दिया गया।
और सारी क्या चीजें होने लगी, जगह जगह पर पुलिस वालों से ये लोग मिलकर के उनसे लड़ना, और ये सारा काम जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद से स्टार्ट हो गया था। और इसके अगेंस्ट में अब फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट की वजह से बहुत ही नाराज थी और उसने लोगों को, ये रॉलेट एक्ट पहले से ही मतलब स्टार्ट था कि रॉलेट एक्ट के अंदर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था, और अब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये और ज्यादा एगिटेशन और ज्यादा गुस्से के साथ में सामने आई और उसने लोगों को जगह जगह पर मारना शुरू किया। एक पंजाब में गुंजरवाल नाम का विलेज है, क्या है, पंजाब के गुंजरवाल विलेज में, गुंजरवाल जो आज के टाइम में पंजाब का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन फ्रीडम से पहले ये गुंजरवाल पंजाब का हिस्सा था और गुंजरवाल के सभी पूरी बॉम्बिंग की गई थी उसके ऊपर, यानी कि पूरे गुंजरवाल विलेज के ऊपर बॉम्ब डाल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां के सभी लोगों को मार दिया था। साथ ही लोगों के ऊपर वो लोग कोड़ों से मारते थे, उनको स्ट्रीट्स पर उनको क्रॉल कराते थे। ये सारा मतलब जो भी था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्शन था, किसके लिए, जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उसकी वजह से एगिटेट होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सारा स्टेप लिया था। अब इसी बीच में एक नया स्टेप सामने देखने को मिलता है, यहाँ से आपकी एनसीईआरटी में पैरा चेंज हो गया है और फिर खिलाफत मूवमेंट के नाम से ये चीज स्टार्ट हुई है। क्या है, खिलाफत मूवमेंट। एक्चुअली ये खिलाफत मूवमेंट है क्या, जब नॉर्थ इंडिया में ये सारा प्रोसेस चल रहा था, नॉर्थ इंडिया ही आया आपका, पंजाब, दिल्ली, ये सारी चीजें नॉर्थ इंडिया में आती हैं। जब ये काम नॉर्थ इंडिया में चल रहा था उस टाइम में 1915 में, कब, सॉरी 1919 में मुंबई में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई। क्या, खिलाफत कमेटी। ये खिलाफत कमेटी क्या थी, ये खिलाफत कमेटी दो अली ब्रदर्स ने फॉर्म की थी। कौन थे ये लोग, मोहम्मद अली एंड सेकेंड वन इज शौकत अली। ये दो अली ब्रदर्स थे जिन्होंने मिलकर के क्या खिलाफत कमेटी 1919 बॉम्बे में फॉर्म की थी। ये खिलाफत कमेटी थी क्या, तो एक्चुअली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ तो तुर्की के खलीफा के ऊपर, किसके ऊपर, तुर्की के खलीफा के ऊपर एक लॉ इम्पोज कर दिया गया। खलीफा कौन होता है, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक कल्चर के जो भी लोग थे पूरे वर्ल्ड में उनका हेड माना जाता है कौन, खलीफा। ठीक है, खलीफा कौन था, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसमें तुर्की की डिफीट हुई थी और जो लोग जीते थे उन्होंने तुर्की के खलीफा के ऊपर ये लॉ मतलब इम्पोज किया था कि उनकी सभी टेमोरल पावर्स को छीन लिया जाएगा। क्या लॉ इम्पोज किया गया था कि तुर्की के खलीफा की सभी टेमोरल पावर्स को छीन लिया जाएगा और इसी पावर को बचाने के लिए, देखिए ये खलीफा कौन है, पूरे वर्ल्ड के इस्लामिक कल्चर का हेड माना जाता है, स्पिरिचुअल हेड माना जाता है। तो ऑफ कोर्स अपने धर्म गुरु को बचाने के लिए, अपने स्पिरिचुअल हेड को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड के इस्लामिक कल्चर के लोग सामने आए, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम कल्चर के लोग उसको बचाने के लिए सामने आए। और इसी के लिए इंडिया में भी एक खिलाफत कमेटी बॉम्बे में 1919 में फॉर्म हुई जिसके हेड कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये रीजन क्या था खिलाफत कमेटी के बनने का, ये मेन रीजन था। यही क्वेश्चन एज अ खिलाफत इशू अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज खिलाफत इशू, तो खिलाफत इशू क्या था, फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज ओवर देन खलीफा ऑफ तुर्की वाज इम्पोज्ड बाय अ लॉ। कौन सा लॉ इम्पोज किया गया था, दैट ऑल द टेमोरल पावर्स ऑफ खलीफा विल बी सीज्ड। अब आप बताएंगे कि खलीफा कौन था, खलीफा was the spiritual head of Islamic world and to और अपने खलीफा की पावर को बचाने के लिए to defend the temporal power of खलीफा in all over the world खिलाफत committees are being formed।
ठीक है, पूरे वर्ल्ड में खिलाफत कमेटी बन रही थी। उसके बाद इन 1919 इन बॉम्बे अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड बाय अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स ने भी खिलाफत कमेटी फॉर्म की और उसके हेड कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये टोटल था आपका खिलाफत इशू। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि खिलाफत मूवमेंट क्या था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। लेकिन अभी के लिए इतना आपके लिए इनफ है। अगर आप इसमें कोई भी इसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।